सभी का स्वागत है फायरशाक की इस सीरीज़ में जो है एथिकल हैकिंग के बारे में। इस सीरीज़ में हम देखेंगे एथिकल हैकिंग होती क्या है और उसके कुछ ऐसे फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके साथ कुछ हम ऐसे जो टूल्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एथिकल हैकिंग करने के लिए, जो कि हमारी एथिकल हैकिंग वाली जर्नी में हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो एथिकल हैकिंग क्या होती है उससे पहले जानने से पहले हमें जानना होगा हैकिंग क्या होती है। तो हैकिंग बेसिकली आप जो अपने टारगेट यानी आप जिस सिस्टम को हैक करना चाह रहे हो उसकी कुछ वल्नरेबिलिटी उसके सिस्टम में जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप उसके सिस्टम पे एक्सेस गेन कर लेते हो या उसका डेटा ले लेते हो किसी भी फॉर्म में। तो उसको हम हैकिंग बोलते हैं। इसमें हम सामने वाली पार्टी जो है उसकी परमिशन नहीं लेते हैं। ये एक अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट है। ठीक है। इसकी वजह से अगर हम कुछ डेटा लॉस करा देते हैं कंपनी का, या अगर उसकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि उसका कोई उसने कुछ चीज़ बनाई हुई हो जो उसका कुछ ओरिजिनल डेटा हो, जो अगर लीक हो गया तो उसकी कंपनी को लॉसेस होंगे। तो ये सब भी हैकिंग की वजह से होता है। अब बात करें एथिकल हैकिंग की, तो एथिकल हैकिंग हैकिंग की तरह ही है, पर इसमें हम कंसेंट के साथ यानी परमिशन के साथ हैक करते हैं। इसका फ़र्क है, ये इसलिए की जाती है ताकि आप सामने वाले जो सिस्टम है जिसको आप हैक कर रहे हो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ पॉइंट आउट कर सको, और वो जो सिस्टम ओनर है उन वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स कर लेगा और अपने सिस्टम को और सिक्योर बना पाएगा। तो इसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं। ऐसा पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है थोड़ी देर में देखेंगे। पर एथिकल हैकिंग बेसिकली यही है कि हैकिंग है पर वो परमिशन के साथ है, अथॉरिटी के साथ है। वाइट हैट हैकर जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है हैकर होता कौन है। तो हैकर ऐसा एक बंदा है जिसको नॉलेज है इन चीज़ों की, और वो नेटवर्क में या सिस्टम में बिना ऑथराइजेशन के डेटा सेंसिटिव डेटा को अब जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, स्टील करता है, एक्सेस करता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, वो सब हैकर के उसमें आ जाता है। अगर एथिकल हैकर होगा तो वो कंसेंट के साथ करेगा और वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं करेगा, वो सिर्फ वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करेगा कि यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वल्नरेबिलिटी होती क्या है, यानी कि सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज़, कोई कमी रह गई हो सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग करने में या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ से उसको कोई बैकडोर एंट्री मिल जाए हैकर को कि वो सिस्टम के डेटा को एक्सेस कर सके किसी भी फॉर्म में। अब हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रिप्ट किडीज़, ब्लैक हैट्स, ग्रे हैट्स और वाइट हैट्स। स्क्रिप्ट किडीज़ यानी हम उसको बच्चा मानते हैं, ये उसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जबकि बाकी तीनों के पास स्किल्स होते हैं। इसका ये मतलब है कि जो स्क्रिप्ट किडी है वो खाली कुछ टूल्स इस्तेमाल करता है जो कि उसको शायद इंटरनेट से मिल गए हैं या उसने कोई वीडियोस देख लिए हैं, बहुत लिमिटेड नॉलेज है उसके पास, और उसको अपने टूल्स को मॉडिफाई करना बिल्कुल नहीं आता है। और उसको ये तो बिल्कुल नहीं पता है कि इस टूल्स काम कैसे करते हैं, उसको बस ये पता है कि ये टूल इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको टूल का मैकेनिज्म नहीं पता। तो वो सिर्फ उन टूल्स का इस्तेमाल करता है, उसको हैकिंग वैसे नहीं आती है। पर जो ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट है, ये स्किल्ड लोग हैं, इनके पास स्किल्स हैं, इन्हें नॉलेज है चीज़ों की, तो ये अपने अटैक्स मॉडिफाई कर सकते हैं, टूल्स को भी जो है अडाप्ट कर सकते हैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। तो अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, ग्रे हैट, ब्लैक हैट और वाइट हैट में। तो जो ब्लैक हैट और ग्रे हैट है वो तो बिना कंसेंट के करते हैं, यानी कि वो जब अटैक करेंगे, सामने वाले टारगेट पे हैक करेंगे, वो उसकी परमिशन नहीं लेंगे। जबकि वाइट हैट बंदा जो है वो कंसेंट के साथ करेगा, वो खाली वल्नरेबिलिटी एनालाइज करने के लिए कर रहा है, पर वो परमिशन के साथ करेगा। ग्रे हैट भी जो है वो परमिशन के बिना करेगा, और ब्लैक हैट तुमको मालूम है कि काली टोपी वाला है तो अच्छा काम नहीं कर रहा है। अब ब्लैक हैट और ग्रे हैट में ये फ़र्क हो गया कि ब्लैक हैट जो है मैलिफाइड इंटेंशन यानी कि ख़राब इंटेंशन के साथ वो डेटा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वायरस डालना चाहता है, डेटा एक्सेस करना चाहता है, कुछ भी सिस्टम को ख़राब करने के लिए, तो उसका मैलिफाइड इंटेंशन है, बुरा इंटेंशन है। ग्रे हैट वाला हालांकि वो बिना परमिशन के कर रहा है, पर वो अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहा है। तो फ़र्क ये हो जाता है कि जो ब्लैक हैट है वो कुछ हैक करके अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा है, या डेटा स्टील करेगा, किसी और के बिहाफ पे कुछ कर रहा है, पर उसका जो इंटेंशन है ख़राब है। जो ग्रे हैट वाला है वो हैक तो कर रहा है, पर वो खाली पॉइंट आउट करने के लिए कि उसको उसके बदले में कोई बाउंटी या कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, कोई उसको रिकग्निशन मिल जाएगा उसके बदले, परमिशन के बिना कर रहा है वो। वाइट हैट परमिशन के साथ करता है, या तो सामने वाली पार्टी उसको हायर करेगी हैक करने के लिए, या वो खुद अप्रोच करेगा, पर होगा परमिशन के साथ ही। अब जो हैकर है हमारा काली टोपी वाला, इसके भी तो कुछ प्रकार हो सकते हैं ना, इनकी मोटिवेशन यानी कि इनकी जो जिस चीज़ की वजह से ये लोग हैक कर रहे हैं। तो अगर साइबर क्रिमिनल होता है यानी कि वो पैसे के लिए या कोई छोटी मोटी चीज़ों की वजह से या कोई क्राइम करने के लिए जिसमें उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, या उसको किसी ने हायर किया कुछ करने के लिए,
ठीक है, तो वो इसमें इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा होगा इसका साइबर क्रिमिनल का। टेररिस्ट जनरली लोग ग्रुप्स में काम करेंगे, उनके जो व्यूज़ होंगे वो रिलीजियस या पॉलिटिकल वजह से यूनाइट हो गए होंगे, और वो उसको यूज़ करके साइबर हमारे जो मशीनों को यूज़ करके हैक करके वो अपना टेरर फैलाना चाहते हैं। वो शायद लार्ज स्केल पे डेटा को डिस्ट्रॉय करें, गवर्नमेंट्स के वेबसाइट्स को हैक करें, कोई डिमांड रेज करें, ऐसा वो कर सकते हैं साइबर टेररिस्ट। फिर आता है हैक्टिविस्ट, यानी कि जैसे एक एक्टिविस्ट होता है जो प्रोटेस्ट करता है, नारे लगाता है और एक अपना जो उसका बिलीफ है, जो उसका एजेंडा है, उसको परस्यू करने की कोशिश करता है, तो हैक्टिविस्ट वही सेम चीज़ हैक करते हुए करता है। और लास्ट में स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी कि जो अगर एक सरकार कुछ ऐसे हैकर्स को इकट्ठा करके टीम बनाए या सामने किसी और सरकार के उसमें जो है खिलाफ कार्रवाई करे, किसी और सरकार के खिलाफ हैकिंग कराए, तो उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड कहते हैं। अब जब हम हैक करते हैं तो हम सीधा हैक नहीं कर सकते, हमें पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हैक करने से पहले। वे स्टेप्स हैं रिकॉनेसेंस, यानी कि हम अपने टारगेट जिसको हम हैक करने वाले हैं उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें वो कर लें। अब उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसकी पोर्ट नंबर्स कौन से हैं, कहाँ उसकी वेबसाइट लिंक हो रही है, कहाँ उसका फिजिकल लोकेशन क्या है, उसका कितने लोग काम करते हैं, कैसी कंपनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे रिकॉनेसेंस में आती है। रिकॉनेसेंस एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव यानी कि आप जो आपका टारगेट है आप उसको डायरेक्टली एंगेज कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, अगर आप उसके सिस्टम्स को या तो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से, या जो लोग उन पर काम करते हैं उनसे आप कैसे भी बात कर रहे हो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो एक्टिव रिकॉनेसेंस हो गया। पैसिव यानी कि आप उनसे कोई एंगेजमेंट नहीं रखोगे, आप चाहे तो पब्लिक इंफॉर्मेशन जैसे गूगल पे हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, या ऐसे और किसी प्रोफाइल पे जो आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी कि ओसिंट, इसका इस्तेमाल करते हुए आप पैसिवली रिकॉनेसेंस करते हो। रिकॉनेसेंस का अगला स्टेप ही स्कैनिंग होता है, और स्कैनिंग और रिकॉनेसेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि स्कैनिंग थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में होता है। कि अगर आपने मान लो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स अगर आइडेंटिफाई कर लिए रिकॉनेसेंस में, तो आप स्कैनिंग में आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, इस सर्विस में क्या वल्नरेबिलिटी है और मैं इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। यानी कि आप जो आपने रिकॉनेसेंस में किया उन्हीं इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप थोड़ा इन डेप्थ और नॉलेज गेन करते हो स्कैनिंग के टाइम पे। जब आपने स्कैनिंग में करते हो तो उसके बाद आप गेनिंग एक्सेस में उसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए हैक कर लेते हो सिस्टम को। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, आपने अपना एक्सप्लॉइट रन कर दिया, आपने जो चीज़ इंस्टॉल करनी थी कर दी, डेटा चुराना चुरा लिया, पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। हमें इसके बाद एक्सेस मेंटेन भी करनी है, यानी कि हमारा जो हैकिंग सेशन है वो चलता रहे, और अगर हम बंद कर दें तो हम दोबारा भी इसमें सीधा घुस सकें, हमें दोबारा से पूरा ऊपर से सारे स्टेप्स फॉलो ना करने पड़े। यानी कि हम अपना एक बैकडोर क्रिएट कर लें, कोई सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल कर दे जो हमें बाद में दोबारा से एंट्री दिला सके। इसके बाद लास्ट में आता है क्लियरिंग ट्रैक्स, यानी कि अगर आपने कहीं हैक किया है, कोई नेटवर्क सोर्स एक्सेस करी है, तो सब चीज़ें लॉग की जाती हैं। आपको वो सब लॉग्स क्लियर करने हैं, किसी भी फॉर्म में आपका जो भी आपने एक्सेस किया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। तो ये होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। अब ये हुई बात हैकिंग की। पेनिट्रेशन टेस्टिंग हैकिंग से थोड़ा अलग है, हालांकि हैकिंग का ही एक हिस्सा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हैकिंग एक बड़ा डोमेन है जिसमें से एक छोटा हिस्सा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का है। तो हैकिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप किसी भी फॉर्म में हैक कर सकते हो। आप चाहे सोशल इंजीनियरिंग से हैक करो, चाहे आप नेटवर्क से हैक करो, चाहे आप कोई पेन ड्राइव में वायरस डाल के उसको इंसर्ट करा के हैक कर दो, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक पर्टिकुलर टाइप का ही होता है। मान लो आपने मोबाइल के थ्रू हैक कर रहे हो, तो आप मोबाइल की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके देखोगे। वो एक टेस्ट है कि आप उसके थ्रू एक्सेस ले पाते हो कि नहीं, वो सिस्टम कितना सिक्योर है जिस रास्ते से आप जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप वाईफाई के थ्रू करते हो मान लो, तो वाईफाई कितना सिक्योर है, तो उसकी पेन टेस्टिंग हो जाएगी। हैकिंग में ऐसा नहीं, हैकिंग में ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आप कैसे भी करके हैक करना है आपको। इसी वजह से जो हैकर है उसका उसका नॉलेज है वो ज़्यादा होता है, और उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। जो टेस्टर होगा उसको ज़रूरत नहीं है इन सब नॉलेज की, वो कम नॉलेज में भी काम कर सकता है, कम टूल से भी काम कर सकता है। और इसी वजह से हैकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। जबकि पेन टेस्टिंग में क्योंकि लिमिटेड आपको काम करना है, तो आपका टाइम भी कम होता है, एफर्ट भी कम होता है, और रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कुछ अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि मोबाइल टेस्टिंग, आपका मोबाइल कितना सिक्योर है। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, आपने वेब एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है, उसमें तो हैक नहीं हो सकता। इंटरनल या एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो सर्वर रन हो रहे हैं वो कितने सिक्योर हैं। वायरलेस पेन टेस्टिंग,
बिल्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू, अगर आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी है तो उसका बिल्ड जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कितनी सिक्योर है, क्या उसमें कोई बैकडोर तो नहीं है। और लास्ट में सोशल इंजीनियरिंग, कि आपकी जो वर्किंग, जो आपकी जो स्टाफ है वो इस चीज़ में फंस तो नहीं जाएगा सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो फिशिंग में फंस सकते हैं या क्लिक बेट में फंस जाएंगे, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपना सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है, तो वो उसके लिए भी पेन टेस्टिंग की जाती है। अब हमारे अप्रोचेस कैसे हो सकते हैं, तो पहले हो गया ऐसा अप्रोच जिसमें कि अगर हम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं और हमको कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारे सर्वर हैं, ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, फायरवॉल का, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी जाएगी। बेसिकली हम उनकी एम्प्लॉइंग की लेवल पे आ जाएंगे, जैसे हमको सब कुछ अंदर से पता होगा कि सिस्टम कैसा है। उसके बाद हम जो भी हमको नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग सारी वल्नरेबिलिटीज़ को एनालाइज करेंगे। इस अप्रोच को हम कहते हैं वाइट बॉक्स अप्रोच। इसके अलावा एक ग्रे बॉक्स अप्रोच होती है जिसमें कि हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सब कुछ नहीं दिया जाता। हो सकता है हमको खाली कुछ पासवर्ड दे दें, जैसे वाईफाई का पासवर्ड दे दिया या कंपनी का कोई लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिया, कि वहाँ से आप खुद शुरू करो जितना आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट में होता है ब्लैक बॉक्स अप्रोच, जिसमें कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, हमें सब कुछ खुद से फिगर आउट करना है। तीनों अप्रोचेस के अपने अलग फ़ायदे हैं। वाइट बॉक्स में आप उसको ज़्यादा थॉरोली एनालाइज कर पाओगे क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी और आप सारे के सारे टेस्ट रन कर सकते हो। सही उसी तरीके से ब्लैक बॉक्स में अप्रोच अलग हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर से हैक करने की कोशिश करो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो वो एक टाइप से रियल लाइफ टेस्ट हो जाएगा आपके सिस्टम का, कि अगर कोई हैकर असली में हैक करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको तो ब्लैक बॉक्स अप्रोच है क्योंकि उसको अंदर से नहीं पता क्या चीज़ें हैं। तो तीनों चीज़ें, तीनों अप्रोचेस अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फॉलो की जाती हैं। अब ये हुई बात जब एक्चुअल हैक हो रहा है या उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके आप सिक्योर कर रहे हो। पर इसके अलावा कंपनीज क्या करती हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए? वो उसके लिए जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलावा करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपका जो डेटा है, आप उसकी सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हो। इससे क्या होता है कि आप कुछ पॉलिसीज़ बनाते हो और कुछ ऐसे रूल सेट करते हो जिसकी वजह से आप अपनी कंपनी में रिस्क रिड्यूस कर सकते हो और ये अनवांटेड जो आपके हैक्स हो सकते हैं इन सबको कम से कम रखो। और उसको अगर हो भी जाता है तो मैनेज कैसे करना है। मान लो अगर आपके सिस्टम पे हैक हो गया, आपके नेटवर्क पे हैक हो गया, तो आपको उसमें करना क्या है, किस चीज़ को पहले बचाना है, कैसे नहीं बचाना है, किसी को रिपोर्ट करना है, क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें आप एक सिक्योरिटी कंट्रोल सेट कर देते हो उसके लिए। अब जैसे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन आपको जब इधर से उधर जानी होती है तो आपको बेसिक चीज़ें क्या चाहिए होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो आप जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसके अलावा कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। चाहे वो इंक्रिप्शन के थ्रू हो, चाहे वो सीक्रेट टनलिंग के थ्रू हो, हमें नहीं पता, पर कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, डेटा लीक नहीं होना चाहिए रास्ते में कहीं। इंटीग्रिटी, यानी कि आपने जो डेटा भेजा है वो एज इट इज़ सामने वाली पार्टी के पास पहुंच जाए, उसमें कोई चेंजेस ना हो, अगर चेंजेस हो तो पता चलना है। और अवेलेबिलिटी, यानी कि जब आपको चाहिए वो चीज़ वो आपको अवेलेबल हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है जिसमें कि अगर मुझे कोई रिसोर्स एक्सेस करनी है पर अगर उस वेबसाइट पे डीडॉस हो रहा है तो मैं रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। या अगर कोई मैन इन द मिडल बैठा है हमारे नेटवर्क के बीच में, मैं और मेरे और सर्वर के बीच में, और वो जो सर्वर हम लोग को डेटा भेज रहा है वो मेरे तक पहुँचने नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि ये भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और जो लोग डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई सारा डेटा एक्सेस कर सके। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यानी कि अ, आपको जो है वेरीफाई किया जाए कि आप कौन हो। ऑथराइजेशन, आपके पास वो परमिशन है भी कि नहीं है। और नॉन रिपुडिएशन, यानी कि आप कल को ये ना बोलो कि मैंने डेटा भेजा नहीं था या मैंने डेटा देखा नहीं। इन सब के लिए हम कुछ कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिक कीज़ एक एग्जांपल हो गया, कि अगर आप उसको साइन कर देते हो अपने डिजिटल सिग्नेचर से तो आप बाद में मुकर नहीं सकते, क्योंकि आपकी उसमें की इस्तेमाल हुई है और की सिर्फ आप ही को पता है। तो आप उसमें उसको बाद में जुटला नहीं सकते कि मैंने चीज़ नहीं भेजी थी या मैंने चीज़ देखी नहीं है। तो ये हम लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जो कंपनीज़ करती हैं, के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो ऐसे कर सकती है। तो इन्फॉर्मेशन अश्योरेंस, डिफेंस इन डेप्थ, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट मॉडलिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू कंपनीज़ जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस करती हैं। एक एक करके देखते हैं। इंफॉर्मेशन अश्योरेंस, यानी कि जो आपका इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन, ये सब जो है बरकरार रहना चाहिए, यानी कि अश्योर्ड रहे इन्फॉर्मेशन के बारे में।
कहीं लीक नहीं होगा, कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ नहीं पाएगा, डेटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो पाएगा और हमेशा जो आपको चाहिए अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए कंपनीज़ क्या क्या कर सकती हैं? वो लोकल पॉलिसीज़ डेवलप कर सकती हैं, जिसकी गाइडेंस डेवलप कर सकती हैं लोगों को, कैसे काम करना है। नेटवर्क और जो आपके यूज़र ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजीज़ है वो बना सकते हैं, यानी कि कौन कैसे एक्सेस करेगा, कैसे यूज़र ने पासवर्ड डालना है, कितने पासवर्ड रखने हैं एक बंदे के लिए, हो सकता है ओटीपी से होना है कि नहीं। फिर आता है आइडेंटिफाइंग नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ एंड थ्रेट्स। आपके नेटवर्क में क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या थ्रेट्स है, उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको आपका जो सर्वर है उस पर 100 लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं एक साथ, तो आपका सर्वर उसको लोड को ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, तो उस रिसोर्स रिक्वायरमेंट को आप एनालाइज करो। क्रिएटिंग प्लान्स फॉर आइडेंटिफाइड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। अब अगर आपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसके साथ प्लान होने चाहिए कि अगर हमको एक्स्ट्रा सर्वर्स चाहिए कि हमारे पास कोई डीडॉस अटैक हो जाए तो हमें एक बैकअप सर्वर भी चाहिए। ऐसे अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस कंट्रोल्स। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, इंक्रिप्शन होना चाहिए, कौन सा इंक्रिप्शन होना चाहिए। अगर एक यूज़र जो है लॉगिन कर रहा है एक साइट से, तो क्या वो कौन से लेवल तक का डेटा एक्सेस कर सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। परफॉर्मिंग सर्टिफिकेशन एंड अक्रीडिएशन। अगर आपकी कंपनी ने कुछ पॉलिसी जो है अप्लाई कर दी हैं, तो सर्टिफाइड होना चाहिए कि हम लोग जो है ये इस लेवल पे हम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस ट्रेनिंग, और ये काफ़ी ज़रूरी है। हमें अपने स्टाफ को भी ट्रेन करना होता है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। सारी पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर ये चीज़ नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, तो बाकी सब चीज़ें फेल हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली रन जो है इंसानों को ही करना है सबको। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिफेंस इन डेप्थ, यानी कि लेयर्स बना के आप जो है डिफेंस करते हो। आपका जो डेटा है जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसके अलावा सामने आप लेयर्स बनाते हो। ये लेयर्स फिजिकल लेयर्स नहीं हैं, ये आपके नेटवर्क लेयर्स हैं, सर्वर, फायरवॉल, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हुए कि हैकर सीधा डेटा तक नहीं पहुंच सकता, उसको लेयर बाय लेयर ही जाना पड़ेगा। तो ये दिखता कैसा है? अगर ऐसे कई सारे लेयर्स हो और अटैकर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो हर एक लेयर पर उसको लड़ना पड़ेगा। अगर उसने एक लेयर क्रॉस कर भी दिया कुछ भी करके, तो वो अगले लेयर पे लड़ेगा फिर जाके। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो एक लेयर क्रॉस करके डेटा एक्सेस कर जाए, इसलिए हम डिफेंस जो है डेप्थ में करते हैं। इससे हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छा हो जाता है। पर हमें नहीं पता कि हमारा जो अटैकर है, जो हमारा सामने वाला जो बंदा है जो अटैक कर रहा है, वो किस लेवल का है, उसके पास क्या टूल्स हैं। तो हमें हमेशा प्रिपेयर फॉर वर्स्ट करना चाहिए कि अगर उसने अटैक कर दिया तो क्या, तो क्या हम सब पैनिक करेंगे, सब इधर उधर हड़बड़ी में फंस जाएंगे? नहीं, हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो उसके पहले जानना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है कि एक अनसर्टिनिटी है, एक पता नहीं कि कैसे हो गया अटैक, पता नहीं कब हो गया अटैक, आप उसको देख नहीं पाते कि वो कब होगा, फ्यूचर है, वो अनसर्टेन है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कभी भी अटैक हो सकता है, वो आपका एक रिस्क होता है। हम इस रिस्क को अलग अलग लेवल में कैटेगराइज कर देते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। कि अगर मान लो आपका जो एम्प्लॉयज़ का जो पे रोल है, उनकी जो सैलरी की इंफॉर्मेशन है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके हिसाब से उसका एक रिस्क का लेवल दोगे। साथ में अगर आप बोलोगे कि हमारा एक जो है बैकअप सर्वर चल रहा है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो हमारा रिस्क क्या लेवल होगा। अलग अलग लेवल्स हो जाएंगे हर एक रिस्क के। हम बेसिकली उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक नंबर में, एक उसको मार्क्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें कि अच्छा हमारा रिस्क स्कोर ये है, हमें इतना रिस्क स्कोर अचीव करना है। मान लो हमारा रिस्क स्कोर है 10, हमें चाहिए इससे ऊपर कुछ। रिस्क मैट्रिक्स जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं इस रिस्क का जो हमने लेवल बनाए, और प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, कॉन्सिक्वेंसेज, इन सबको मिला के हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स यानी कि एक टैबुलर फॉर्मेशन है जिसमें कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने रिस्क पे है। रिस्क का एक फॉर्मूला हमने बना रखा है, रिस्क इज इक्वल्स टू थ्रेट, यानी कि जो अटैक करने वाले लोग हैं, जो आपके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि आपके ऊपर क्या क्या टाइप से वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम में जो आप आइडेंटिफाई कर चुके हो पिछले स्टेप्स में, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इन सब को आपने क्वान्टिफाई कर दिया, ठीक है, और क्वान्टिफाई करके आपने एक रिस्क का स्कोर कैलकुलेट किया। इंडिविजुअल किसी डेटा के लिए बात करें, इंडिविजुअल किसी रिसोर्स के लिए बात करें या एसेट के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रिस्क इज इक्वल्स टू थ्रेट यानी इनटू वल्नरेबिलिटी। उस एसेट पे क्या वल्नरेबिलिटी है और उस एसेट की वैल्यू क्या है। जैसे कि आपने बताया कि आपके एम्प्लॉयज़ का जो पे रोल डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो उसकी एसेट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो रिस्क स्कोर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। और लास्ट में जो आपका रिस्क का लेवल है वो कॉन्सिक्वेंस इंटू लाइकलीहुड। कॉन्सिक्वेंस यानी कि अगर वो रिस्क हो जाता है, यानी कि वो अटैक हो गया और जो आपने रिस्क सोचा था कि हो सकता है वो हो गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका स्कोर।
मल्टीप्लाइड बाय लाइक्लीहुड, यानी कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इन सब को एनालाइज करके हम एक रिस्क मैट्रिक्स तैयार करते हैं। मैट्रिक्स का टेबल कुछ ऐसा होगा जिसमें कि इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मॉडरेट, मेजर और सिवियर ये सब आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और लेफ्ट में हमें देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ की उसके क्या होने की चांसेस हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारा मैट्रिक्स में हम लोग एंट्रीज करेंगे जो हमारे रिस्क लेवल्स की, लो, मीडियम, हाई और सिवियर, यानी कि सॉरी एक्सट्रीम। ये रिस्क मैट्रिक्स हो गया। अब ठीक है, हमने रिस्क मैट्रिक्स देख लिया, हमने रिस्क क्या होता है। अब इस रिस्क का हम करें क्या? रिस्क को हम मैनेज करेंगे। हमें करना है कि रिस्क को हम रिड्यूस करें और उसको एक लो लेवल मेंटेन करें। हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, कब कौन सा अटैक हो जाएगा, कब कौन सी वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, सिस्टम अपडेट हुआ, कोई चीज़ सिक्योरिटी में लैप्स हो गया। हम ये चीज़ फोर्सी नहीं कर सकते। हमें हमेशा रिस्क को मिनिमाइज करके चलना पड़ता है। प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ती हैं कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, किस चीज़ को हम थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। प्रोटेक्ट तो अल्टीमेटली सब चीज़ों को करना है, पर आपको एक जगह पे ज़्यादा फोर्सेस लगाने पड़ेंगे अपने, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को कुछ फेजेस होते हैं, यानी कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो कि आपका सोर्स क्या है, कॉज क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उस रिस्क में ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको उस रिस्क को। रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको असेस करेंगे कि उसका होने के क्या चांसेस हैं, और हो गया तो क्या होगा, असेस करेंगे उसको हम। रिस्क ट्रीटमेंट, अब आपने पता चल लिया कि क्या हो सकता है, अब उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट भी करना है कि वो रिस्क ना हो, वो वालनरेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई करके ठीक कर दें, मिटिगेट कर दें। आपने ठीक कर दिया, अब आपको ट्रैक करना है। रिस्क ट्रैकिंग में आप जो है आपने जो भी आपने पॉलिसी चेंज करी है या सिस्टम चेंज किया है, उसको आप चेक करो, ट्रैक करो कि कितना अच्छे से काम कर रहा है, और दोबारा तो अगर अटैक हो तो उसको सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। और लास्ट में रिस्क रिव्यू। तो आपने जो सिस्टम जैसा आपने तैयार कर दिया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसको एक रिव्यू। अब आते हैं हम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस पे। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस ऐसा है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं थ्रेट्स के बारे में, जो कि एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ हों या पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज़ हों, आपके सिस्टम के अगेंस्ट, आपके नेटवर्क के अगेंस्ट या आपकी पूरी कंपनी के अगेंस्ट, जो भी आपने एनालाइज किया है उसके लिए इन्फॉर्मेशन कि ये अगर कोई मान लो आपको पता चला है कि ऐसा ऐसे एक हैक होता है, इस ऐप के ऊपर वो हैक होता है, तो वो हैक कैसे होता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कहाँ से होता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, सारी इंटेलिजेंस आप गैदर करते हो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस में। ठीक है, और इसकी हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको जो हम मिटिगेट कर सकें। अब इसके लिए हमने एक ये फ्लो चार्ट बना रखा है जिसमें कि स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल और टेक्निकल, ये सारे लेवल्स हैं इसके। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आपको साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको और हाई लेवल, यानी कि जो कि आप लो डेप्थ में नहीं जा रहे। डेप्थ का यानी इसमें लो लेवल का मतलब है कि टेक्निकल डिटेल्स, अटैक होता कैसे है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है, कैसे सॉफ्टवेयर रन करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, फलाना ढिमकाना। तो वो लो लेवल हो गया कि वो टेक्निकल डिटेल्स हैं। वो चीज़ हैंडल करेगा टैक्टिकल यानी या फिर टेक्निकल टीम। ठीक है, और जो हाई लेवल है यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग हो गई या इन जनरल की ये ऐसे ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक हो गया या ऑपरेशनल हो गया, डिपेंडिंग ऑन कितना यूज़ है। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ है, नहीं कि आप इन जनरल देख रहे हो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ को, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो इमीडिएट, आपको जो एक स्पेसिफिक कोई अटैक है, कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है, उसको आप देख रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को कि हमको कौन सी जगह पे फिलहाल कैसी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन को किसके लिए कर रहे हैं, मतलब वो किसको दी जाएगी, असाइन की जाएगी, यानी कि आईटी स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाएगी, या आपका जो सीसो है यानी कि आपको जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको दी जाएगी। तो वो डिपेंडिंग ऑन दिस फ्लो चार्ट हम कर सकते हैं। अब बात आती है थ्रेट मॉडलिंग की। तो थ्रेट मॉडलिंग एक रिस्क असेसमेंट अप्रोच है जिसको हम एनालाइज करने के लिए देखते हैं किसी एप्लीकेशन वगैरह का, कि उसमें कितनी वल्नरेबिलिटी है या क्या सिक्योरिटी है उसकी। तो हम उसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या प्रिवेंट करना चाहते हो, क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप। एप्लीकेशन ओवरव्यू, जो आपने एप्लीकेशन है जिसको आप सिक्योर करना चाह रहे हो थ्रेट मॉडलिंग के थ्रू, आप उसका कॉम्पोनेंट्स आइडेंटिफाई करोगे कि अगर मान लो कोई आपकी, आपने एक ऐप बना रखी है जो कि सर्वर से कम्युनिकेट करती है एक तरीके से, ठीक है, तो उसके क्या कॉम्पोनेंट्स है, कैसे करती है वो, उसके डेटा फ्लो क्या है, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, वो सब आप उसका ओवरव्यू देखोगे। डिकम्पोज एप्लीकेशन, यानी कि उस एप्लीकेशन को आप जो है तोड़ के, यानी कि उसका जो कोड है वो सब आप देखोगे कि उसमें कोई आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए,
या कोई वल्नरेबिलिटी दिख जाए आपको, वो सब। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, यानी कि जो आपके थ्रेट्स हैं कि इसको अटैक करेगा कौन। अगर आप एक डोनेशन कैंप चला रहे हो तो उसको एक अलग टाइप के लोग अटैक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी जो है हेल्थ केयर में है तो आपका जो अटैकर होगा वो अलग होगा। तो आपका जो थ्रेट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं, कैसे थ्रेट आएंगे, वो सब भी आइडेंटिफाई करना होता है। और लास्टली आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़। तो आपने जो ओवरऑल जो जितने भी आपने स्टेप्स फॉलो किए, इन सब की वजह से आपकी जो वल्नरेबिलिटी निकल के आई है उसको आप आइडेंटिफाई करो। अब अगर मान लो हमने सब कुछ किया, हमने पॉलिसी बना ली, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर ली, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, फिर भी अटैक हो गया, हमारे सिस्टम में एक वायरस आ गया है या कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, जैसे भी, अब क्या करें। तो हमें उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हम देखेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट जो है एक आपने पूरा एक जो है प्लान तैयार कर रखा है कि हम कैसे इंसिडेंट्स को मैनेज करेंगे। अगर कोई इवेंट होता है, कोई हैक होता है या कोई डेटा लॉस होता है, डेटा ब्रीच होता है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो पूरी पॉलिसीज़ को, ये रूल्स प्रोसीजर सब सेट कर दोगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या करना है, सब चीज़ों का। तो आप वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करोगे, जो आर्टिफैक्ट है उसको एनालाइज करोगे, अवेयरनेस की ट्रेनिंग करोगे, इंट्रूजन डिटेक्शन, यानी कि अगर आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में इंट्रूजन हो रहा है, उसे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको डिटेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपका सिस्टम फेल हो रहा है, यानी कि फॉल्स नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे, कि सिस्टम बता रहा है फॉल्स, यानी कि कोई जो है इंट्रूजन नहीं हुआ है, और वो नेगेटिव फॉल्स है, यानी कि जो है वो बेकार बता रहा है, वो गलत बता रहा है, हैक हुआ था पर आपको पता नहीं चला, तो वो गलत, बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो हमें प्रिवेंट करना है कि फॉल्स नेगेटिव ना हो, चाहे फॉल्स पॉजिटिव हो जाए, यानी कि उसने सिस्टम ने बोल दिया कि ये हैक हो रहा है पर वो हैक था नहीं, क्योंकि इसमें हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, हम सतर्क ही होंगे इससे ज़्यादा, पर हम लोग कोई मिस नहीं करेंगे अटैक। तो इंट्रूजन डिटेक्शन स्ट्रिक्टली चलना चाहिए। पब्लिक और टेक्नोलॉजिकली मॉनिटरिंग, कि आप उसको मॉनिटर भी करो, जो आपका टेक्नोलॉजी है उसको मॉनिटर करो, लोग आपके स्टाफ कैसे काम कर रहे हैं उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। और इंसिडेंट मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा होता है इंसिडेंट हैंडलिंग। इंसिडेंट हैंडलिंग में क्या क्या आता है, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करो हैक के लिए। इंसिडेंट रिकॉर्डिंग, यानी कि आपको जो इंट्रूजन डिटेक्शन है वो होना चाहिए, वो रिकॉर्ड हो जाए, और उसके बाद आप उसको असाइन करोगे डिपेंडिंग ऑन कौन से डिपार्टमेंट में वो फॉल करता है। इंसिडेंट ट्रायल, जो आपका हैक हुआ है या कोई ब्रीच हुआ है उसको आप एनालाइज करोगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आपने पता दिख गया कि आपको एक डेटा ब्रीच हुआ है, तो आपको अपने सुपरवाइजर्स को या जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो उसको आपको नोटिफाई करना है। इसकी भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कंटेनमेंट, यानी कि अब आप उसको कंटेन करोगे, आप सिस्टम को आइसोलेट करोगे कि वो फैले ना, अगर कोई वायरस इंस्टॉल हो तो फैले ना, अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो वो सिस्टम नेटवर्क से आप डिस्कनेक्ट कर दो। आप उसको कंटेन करो कैसे भी। कंटेन करने के बाद आप उसमें एविडेंस गैदर करो और उसको एनालाइज करो कि सिस्टम में अटैक हुआ कहाँ से, कौन से आईपी एड्रेस से हो रहा है, कौन कर रहा है, वो सब। इराडिकेशन, फिर उसके बाद आप उसको टेक केयर करो कि आप उसको जो है डिलीट करना है, क्वारंटीन करना है, या डिस्कार्ड करना है, जैसे भी मर्जी आपकी जो आपकी सिस्टम, जो आपका जो पॉलिसी है वो डिक्टेट करेगी। फिर रिकवरी, अगर आपको कोई डेटा लॉस हुआ है तो उसको रिकवर कैसे करोगे, उसमें से कैसे सैल्वेज करोगे जो जो बचा कुचा है, अगर आपको कोई बैकअप उससे रिस्टोर करना है। और फिर लास्ट में पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज़, यानी कि आपने रिव्यू करोगे कि अटैक हुआ क्यों, इसमें आगे किसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, हमने कहाँ कमी रह गई, वैसे एक रिव्यू टाइप। अब हम ये सारे काम मशीन से भी कराते हैं, हम सारा डेटा मशीन्स को देते हैं और वो उसको एनालाइज करके काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ बात करेंगे हम एआई और एमएल की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसमें क्या रहता है कि सारे डेटा को मशीन्स आइडेंटिफाई कर सकती हैं, एनालाइज कर सकती हैं। तो हमको उनको ट्रेन कर देते हैं कि ये नेटवर्क का सिनारियो है, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है ये नॉर्मल है, और अगर इसमें कुछ वल्नरेबल, इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ होता है या कुछ अजीब चीज़ें होती हैं तो मशीन नोट कर लेती है कि अच्छा, यहाँ से नॉर्मली हमारे सिस्टम पे इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट नहीं आती है, अभी आई यानी अनॉमली है, इसको वो फ्लैग कर देगी। तो मशीन्स 24/7 ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं जहाँ पे इंसान नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, इंसान जो है लिमिटेड टाइम के लिए ही काम कर सकता है। तो मशीनें बिना थके, बिना चीज़ों को मिस किए, रूल्स को फॉलो करके ये काम कर सकती हैं। इनमें उनको ट्रेन भी कर सकते हैं कि अगर कोई इवेंट भी हो रहा है तो उसमें भी क्या करना है, तो मशीन को उसके लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही हैं कंपनीज़, और वर्ल्ड वाइड एआई और मशीन लर्निंग को ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। अब लास्ट में हम बात करेंगे
लॉज की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। तो लॉज जो है एक रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जिनको कोई कंट्री या कोई कम्युनिटी इन्फोर्स कराती है कुछ बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या गवर्न करने के लिए। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वोटिंग से या कंसेंसस से अप्रूव कराया गया है किसी रिकग्नाइज्ड बॉडी से, जैसे कि लेजिस्लेचर जो आपका होता है, हमारे इंडिया में लोकसभा होता है, बाहर जो है आपके पार्लियामेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसने जो है उसको अप्रूव कराया है और वो रिपीटेड यूज़, यानी कि आप उसको जो है बार बार यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली एक जगह के लिए है। और उसको डिफाइन करेगा किस चीज़ के लिए है वो है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, और उसका एक रिजल्ट जो अचीव करना चाहता है, उस सब के बारे में वो बात करेगा। तो ऐसे ही कुछ गाइडलाइंस हम देखते हैं। तो पहला है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, यानी कि PCI DSS। अब अगर आप पेमेंट वाली इंडस्ट्री में आते हो, आपके पास आपकी कंपनी ऐसी ही काम काम करती है जिसमें कि वो कुछ कार्ड से डीलिंग करती है, कुछ ट्रांजैक्शंस में डील करती है, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हमें PCI DSS बताता है। आपको अपना जो है आपका नेटवर्क उसको सिक्योर रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जो कार्ड होल्डर यानी कि जो बंदा जिसके पास कार्ड है आपका, उसका डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, बार बार आपको चेक करते रहना पड़ेगा कोई नई वल्नरेबिलिटी तो नहीं आ गई। इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, यानी कि जिसको वो अथॉरिटी है कोई डेटा एक्सेस करने की, सिर्फ वही एक्सेस कर सके, कोई और ना एक्सेस कर सके। रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा और नेटवर्क को टेस्ट करते रहना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात करी पॉलिसीज़, तो वैसी पॉलिसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप PCI DSS रिक्वायरमेंट को फेल करते हो तो आपकी जो कंपनी है उसमें इस इंडस्ट्री से उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। ऐसे ही और चीज़ों में स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब आप एक कंपनी है वो खुद के लिए भी स्टैंडर्ड बना सकती है, पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी आपको पेमेंट का एग्जांपल दिया, साथ में हम एक और देखेंगे अभी, ये है ISO। अब ये कंपलसरी नहीं है, यही एग्जांपल हो गया कि ISO कंपलसरी नहीं है, ये आप अडॉप्ट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो ये आपकी डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से इसको अडॉप्ट करो आप। इसमें उन्होंने पॉलिसी पूरी गाइडलाइन दे रखी है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आपके मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या आपका हायरार्की फॉलो होना चाहिए। इन सब के बारे में ISO डील करता है। अब ये मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना, ये आप अडॉप्ट कर सकते हो। पर जैसे जो आपका PCI वाला था, PCI DSS, वो मैंडेटरी है फॉलो करना अगर आप पेमेंट वाले इंडस्ट्री में हो तो। ये है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, यानी कि HIPAA। ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से डील करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड कोड सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि हर एक प्रोवाइडर जो भी इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहा है उसको सेम हेल्थ केयर ट्रांजैक्शन कोड सेट और आइडेंटिफाई यूज़ करने पड़ेंगे। यूनिक, उसको यूनिक रखना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा हर एक ट्रांजैक्शन में कि ये कोड इसी चीज़ के लिए ही है। प्राइवेसी रूल्स स्पेसिफाई करता है इसमें कि फेडरल प्रोटेक्शन दी जाती है, आपको पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखा जाएगा। सिक्योरिटी रूल कहता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल या टेक्निकल सेफ गार्ड्स हैं वो आपके कवर्ड एंटिटीज़, यानी कि जो लोग जिनका डेटा जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनके लिए इंश्योर करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में उसको प्रोटेक्टेड रखा जाए। नेशनल आइडेंटिफायर रिक्वायरमेंट्स, तो ये रिक्वायर करता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ प्लान्स, एम्प्लॉयर्स, इनके पास एक स्टैंडर्ड नेशनल नंबर हो जो आइडेंटिफाई कर सके इन स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस को। और फिर इन्फोर्समेंट रूल, जो कि स्टैंडर्ड्स फॉर इन्फोर्सिंग जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन रूल्स हैं उनके लिए। तो ये भी एक ऐसा रूल हो गया जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ केयर या हेल्थ इंश्योरेंस में आते हो तो आपको HIPAA फॉलो करना पड़ता है। हालांकि HIPAA एक US लेजिस्लेशन है, इंडिया में अभी ये आया नहीं है, ऐसा लेजिस्लेशन प्रोसेस में है, अभी हो सकता है कुछ सालों में आ जाए, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा लॉ नहीं है हमारे इंडिया में। और कुछ और कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज होते हैं। इंडिया में जैसे हमारे पास एक IT एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो कि हमारा इंटरनेट, हमारा जो ट्रांजैक्शंस है, E-कॉमर्स है, सब पे गवर्न करता है। साथ ही हमारा पेटेंट्स एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। ये भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से। तो ये तो हुआ हमारा आज का सेशन। आज के लिए